हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रीलिम्स मस्ट सीरीज बाय सिविल्स डिकोड। इस सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर डिफरेंट एक्ट्स और रेगुलेशंस। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ते हैं हम, 1781 पढ़ते हैं, 1793 पढ़ते हैं। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली जाती है या ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, तो अब हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड एक्ट आते हैं, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 1909 है, 1919 है, फिर 1935 वाला एक्ट है। ये सारे एक्ट के डिफरेंट प्रोविजन आपको होलसम मैनर में इस वीडियो में मिलेंगे। कोई एक पॉइंट भी इस एक्ट का ऐसा नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको लगे कि मिस हो गया है। देखिए, आपको पता है कि यूपीएससी इस पे रेगुलरली फोकस करता है बिकॉज दिस इज द स्टैटिक पोर्शन ऑफ पॉलिटी और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते होंगे एम लक्ष्मीकांत, उसमें सबसे पहला चैप्टर आपको यही दिखने को मिलता है जिसमें डिफरेंट एक्ट्स और रेगुलेशन के बारे में बात की गई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रीवियस ईयर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। बाकी 1909 1919 पे भी रेगुलरली उसके क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं हमें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स मस्ट की सीरीज में ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, एक आपकी टाइगर रिजर्व वाली, एक आपकी जीआई टैग वाली। ये दोनों आपको चैनल में प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगी, आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए, सबसे पहले हम ब्रिटिशर्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे बिफोर गोइंग टू द डिफरेंट एक्ट्स। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के अंदर एज अ ट्रेडर्स आए थे, व्यापार करने आए थे, और क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर निकाला था। उस चार्टर से ईस्ट इंडिया नामक जो कंपनी थी, केवल उसी कंपनी को इंडिया के अंदर एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग का राइट दिया गया था। देखिए, ये एक्सक्लूसिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला तो आगे चल के ये कंपनी के जो बंदे थे ये ब्रिटिश में जाकर या कह लीजिए ब्रिटेन में जाकर वहां की पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करने लग गए, क्योंकि इंडिया से बहुत सारा पैसा कमा के लेके जाते थे। जब वहां ब्रिटेन में इन्होंने पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया तो वहां के ब्रिटेन के लोगों ने ना इनका विद्रोह करना शुरू किया। इसीलिए बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन को रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया के अंदर लाने पड़े। तो एक्ट लाने का मेन रीजन यही बना था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट दिया गया था जब ये कंपनी आपकी इंडिया में आई थी। और जैसे जैसे ये कंपनी आई, इन्होंने, कंपनी थी, आम सी बात है कंपनी काम करती है प्रॉफिट पे, तो इन्होंने प्रॉफिट पे काम किया। तो जो बैटल हुई, जैसे बैटल ऑफ प्लासी होती है, फिर बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर वाज अ गेम चेंजर बैटल, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में जो मुगल एम्परर थे वो भी एक तरीके से शामिल हो गए थे और हार गए थे ब्रिटिशर्स के हाथों। तो बैटल ऑफ बक्सर जब आपकी 1765 में होती है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया के ऊपर अपना शासन करने का। उन्होंने सिर्फ देखा कि हम ये बैटल जीत गए हैं तो हम मैक्सिमम अपना बेनिफिट या प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने 1765 में बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद दीवानी राइट हासिल किया, बंगाल का, बिहार का और ओडिशा का। अब ये दीवानी राइट क्या होता है? दीवानी राइट ऐसे समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कंप्लीट राइट था कि वो बंगाल, बिहार और ओडिशा से रिवेन्यू को कलेक्ट करेंगे और जो भी पैसा आएगा उसको यूज करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए। और फिर जो सिविल जस्टिस राइट है उनको प्रैक्टिस करेंगे। सिविल जस्टिस राइट को प्रैक्टिस करने का मतलब कि उनको प्रोटेक्ट करने वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को प्रोटेक्ट करने वाले राइट्स को प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अब रिवेन्यू देखिए सारा कंपनी ले जाएगी। सिविल जस्टिस राइट वो प्रैक्टिस करेंगे फॉर द सेक ऑफ देमसेल्व्स। तो लोगों के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो लोगों को, यहां से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, या कह लीजिए भारतीय लोगों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, क्योंकि रिवेन्यू सारा ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती थी। तो जो अल्टीमेटली रूलर थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, उनके पास पैसा बचता नहीं था, तो वो अपनी पब्लिक के साथ कभी न्याय नहीं कर पाए। इस तरीके से ये शुरुआत हुई कि आगे चल के कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो पावरफुल होते चले गए या कॉलोनियलिज्म को बढ़ाते चले गए इंडिया के अंदर। तो 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला, दीवानी राइट मिल गए तो आम सी बात है बहुत सारा पैसा आने लग गया ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज के पास। तो ये हजम तो होगा नहीं उनको, तो अब वो क्या करेंगे? ब्रिटेन के अंदर जाके भी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, अपने मंत्री बनाने की कोशिश करेंगे पैसा खिला के। तो जब उन्होंने ये काम शुरू किया ना,
तो वहां पे ब्रिटेन के लोगों को ये काम पसंद नहीं आया। तब जाके उन्होंने बोला कि इनको रेगुलेट करना, या कह लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने रेगुलेशन की डिमांड शुरू करी। अब ये डिमांड शुरू हुई ही थी और इस डिमांड के चलते ब्रिटेन की गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाती है, 1793 लाती है। कुछ कानून लेके ही आई थी ब्रिटेन की गवर्नमेंट की, तभी 1857 में रिवोल्ट हो जाता है इनके खिलाफ। अब जैसे ही रिवोल्ट होता है, ब्रिटिश क्राउन को या ब्रिटेन की गवर्नमेंट को वहां बैठे बैठे पावर मिल जाती है और वो ये बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रही है इंडिया को। तो डायरेक्टली आफ्टर द बैटल ऑफ 1857 जो ब्रिटिश का क्राउन है वो इंडिया की गवर्नेंस या कह लीजिए बागडोर वो अपने हाथों में ले लेता है। डायरेक्ट गवर्नेंस जो इंडिया की फिर आफ्टर 1857 ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है और आगे चल के 1947 तक ही रहता है। फिर हम आजाद होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है अल्टीमेटली, है ना। तो ये असेंबली जो है बनाने के बाद फिर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जब वो इंडिया में रूल कर रहे थे उनके जितने एक्ट बनाए गए थे उनके भी कुछ प्रावधान हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब हम आगे चल के पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट्स और रेगुलेशंस को जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे आए और फिर अल्टीमेटली ब्रिटिश क्राउन के पावर में आने के बाद हमारे यहाँ पे लागू किए गए। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब 1765 में आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव थे, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना 1765 से पहले तो कोई गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइटल नहीं हुआ करता था, या कह लीजिए वो टाइटल जो था वो मुगलों के पास था या फिर उन्हीं के आगे नवाब नोबल्स के पास था। लेकिन अब 1765 की बैटल ब्रिटिशर्स जीत चुके थे, तब उन्होंने अपना जो गवर्नर ऑफ बंगाल डिक्लेयर किया वो किया रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से खूब पैसा बनाया था। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। अभी आपको समझ लग गया कि 1773 का एक्ट क्यों आया था रेगुलेशन का, क्योंकि ब्रिटेन में विद्रोह हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज को रेगुलेट करने को लेकर। अब ये 1773 जो आया, साल जो 1773 आया, रेगुलेटिंग एक्ट जो इस साल में आया, ये 20 साल का गैप क्यों लग गया? 20 साल तक क्या करते रहे ब्रिटिशर्स, या 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती रही? तो ऐसे समझिए कि 20 साल का जो ड्यूरेशन था, मतलब 20 साल नहीं, 1765 से 1773 के बीच में अप्रोक्सीमेटली जितने भी साल का डिफरेंस था, जब तक ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करती रही, ठीक है। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन से अपना जो जेब है वो भरती चली गई। और जैसे ही आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, सबसे पहले लोकल रूल जो होता है ना बंगाल का वो खत्म कर दिया जाता है, या कह लीजिए नोबल्स जो शासन करते थे वो खत्म कर दिया जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल ले लेता है किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। कंप्लीट कंट्रोल नहीं लेता, थोड़ा बहुत लिमिटेशन का कंट्रोल लेता है। साथ में उनको ये बोलता है कि अगले 20 साल तक आपको ट्रेड करने का और अवसर दिया जाता है इंडिया के अंदर। तो ऐसे समझिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बोला कि 1793 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक्सक्लूसिव तौर पे ट्रेड कर सकती है इंडिया के अंदर, जैसे वो करती आ रही है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लंदन में है, ठीक है, उन्होंने लिया था ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर सके इंडिया के अंदर। और इन्होंने यहाँ पे पहली बार कंपनी के कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस है ना उनको रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने का मतलब था कि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कंपनी को कि आपको पॉलिटिकल फंक्शन भी करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी करने हैं। इस तरीके से कंपनी को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सौंपा गया इंडिया का। वरना कंपनी क्या कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके एम्प्लॉइज केवल अयाशी कर रहे थे, केवल प्रॉफिट बना रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन को सुन भी नहीं रहे थे, समझ भी नहीं रहे थे कि इंडिया के अंदर हमें कुछ गवर्न नहीं करना। उनका था कि प्रॉफिट बनाओ और निकलो। तो यहाँ पे 1773 ने रेगुलेट करते हुए बोला कि नहीं जी, आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी इंडिया के अंदर दी जाती है। तब इन्होंने गवर्नर का जो टाइटल था, गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइटल, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल कर दिया। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस टाइम पे बने वॉन हेसिंग। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है 4 मेंबर्स की, वो भी वॉन हेसिंग की या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की मदद के लिए तैनात कर दी। उसके बाद मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया, या कह लीजिए सबॉर्डिनेट कर दिया। साथ ही साथ एक सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के अंदर 1774 में सेटअप किया। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता था? ये दरअसल कंपनीज के अंदर जिस तरीके का भी कंफ्लिक्ट होता था उसके रिगार्डिंग अपनी जजमेंट देता था, उसका सॉल्यूशन करता था। इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ
जस्टिस थे और साथ में 3 जजेस थे। तो इनका साथ में काम होता था, करप्शन नहीं होनी चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसको रेगुलेट करना। ये करप्शन कैसे करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज? ये अपना प्राइवेट ट्रेड करने लगते थे। तो साफ-साफ कोर्ट ने कहा प्राइवेट ट्रेड आप नहीं करोगे, लोकल लोगों से आप रिश्वत वगैरह नहीं लोगे। साथ ही साथ जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उनको ये बोल दिया गया कि आप जो भी रेवेन्यू से डील करते हो इंडिया के अंदर, जो भी सिविल आपकी पावर है, जो भी आपका मिलिट्री अफेयर है इंडिया के अंदर, वो सब का रिपोर्ट बनाकर आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अपना जो कंट्रोल था कंपनी के ऊपर, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की मदद से थोड़ा सा मजबूत किया। अमेंडिंग एक्ट 1781 आता है उसके बाद, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दरअसल इस एक्ट ने 1773 के एक्ट को थोड़ा सा अमेंड किया। अमेंड करके ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उसके पास पावर होगी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एम्प्लॉइज के कन्फ्लिक्ट को सुन सकते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया गया कि गवर्नर जनरल के ऊपर आप कंट्रोल नहीं रखोगे ज्यादा, और किन किन मामलों में रख सकते हो ये भी कहा गया कि गवर्नर जनरल, काउंसिल और जो सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर आप उन्हीं मामलों में कंट्रोल रखोगे जहां पे उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं था। लेकिन अगर कोई भी काम, कोई भी एक्ट उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी के चलते किया है, तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल, काउंसिल और सर्वेंट्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज के ऊपर जजमेंट देते थे, उनको डील करते थे। साथ में पावर बढ़ा दी गई सुप्रीम कोर्ट की, और ये कहा गया कि कोलकाता के रहने वाले जितने भी रेजिडेंट हैं या इनहैबिटेंट हैं, उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी कानून मतलब अपना जुरिस्डिक्शन जो है वो चला सकता है, जजमेंट वगैरह दे सकता है, उनके केसेस ले सकता है। अब इसमें अगर सपोज कीजिए कि कोलकाता में रहने वाले कोई हिंदू लोग सुप्रीम कोर्ट के पास अपना केस लेके जाते हैं, तो हिंदू लोगों को अगर उनका ट्रायल करना है उनके केसेस का, तो कैसे किया जाता था? हिंदू लॉ के हिसाब से। ऐसे मुस्लिम्स अगर जाते थे तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से गवर्न किया जाता था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लोकल जो कोलकाता के थे उनके ऊपर भी अपना केस जो है वो लेना शुरू कर दिया। फिर रिवेन्यू मैटर्स जो थे कंपनी के, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते थे। सुप्रीम कोर्ट रिवेन्यू मैटर्स जो थे कंपनी के, उनको नहीं देख सकता था, उनके ऊपर कोई जजमेंट नहीं दे सकता था। साथ में जो प्रोविंशियल कोर्ट थे, प्रोविंशियल कोर्ट माने कि जैसे कोई कोर्ट मद्रास के अंदर है ना, कोई कोर्ट आपका बॉम्बे के अंदर है, ये प्रोविंशियल कोर्ट भी अपनी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते थे। तो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल भी नहीं था, बस नाम का था, ठीक है। तो अगर प्रोविंशियल कोर्ट को कोई अपील लेके जानी होती थी, तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाते थे। अब ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या है, जैसे हमने देखा था कि एक तो इसमें गवर्नर जनरल होंगे प्लस जो 4 मेंबर हमने देखे थे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को एक और पावर दे दी गई कि आप प्रोविंशियल कोर्ट के लिए जो रूल्स है ना, वो भी फ्रेम कर सकते हो। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ पे इस एक्ट के चलते डबल गवर्नमेंट सेटअप की गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डबल गवर्नमेंट में अब ये कह दिया गया कि जो कमर्शियल फंक्शन है कंपनी के, प्रॉफिट से रिलेटेड वाले फंक्शन, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, और जो पॉलिटिकल फंक्शन है कंपनी के, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखे जाएंगे। तो दोनों को अलग कर दिया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक और पावर दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सिविल, मिलिट्री और रिवेन्यू के जितने भी मैटर हैं इंडिया के अंदर, वो सारे मैटर भी सुपरवाइज करेगा। और जो कंपनी की टेरिटरी थी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी कही जाती थी इंडिया के अंदर, अब उनको टेरिटरी ना कह के कह दिया गया कि ये इंडिया के अंदर ब्रिटिश पोजेशंस हैं। तो पहली बार कंपनी की टेरिटरीज को जो है वो ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया के नाम से डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक बार फिर से अपनी कमांड पकड़ी, या कह लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी की गर्दन पकड़ी, और ये बोला कि असल में पावरफुल हम हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी ब्रिटिश के अंदर ही काम कर रही है। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसमें एक और पावर दी गई पिट्स इंडिया एक्ट के चलते उनको, जैसे कि कहा गया कि गवर्नर जनरल और जो काउंसिल है, अब यहाँ पे काउंसिल में 3 मेंबर थे, पहले 4 हुआ करते थे, इनको कम करके 3 कर दिया गया। इनको ये कहा गया कि इनका कंट्रोल जो है वो किस किस मायने में रहेगा, किस किस मायने में नहीं रहेगा। जैसे कहा गया कि गवर्नर जनरल जो है, अगर उनको लगता है किसी मैटर पर डिसीजन लेना है, पर उनका साथ जो है वो तीनों मेंबर नहीं दे रहे, पर अगर 3 में से एक भी मेंबर उनका साथ दे देगा गवर्नर जनरल का, तो वो मैटर गवर्नर जनरल के फेवर में चला जाएगा। मतलब डिसीजन फिर अल्टीमेटली गवर्नर जनरल का ही माना जाएगा। और गवर्नर जनरल के पास डिसीजन लेते टाइम कास्टिंग वोट भी होगी। कास्टिंग वोट क्या होती है कि एक बार तो वोट कर दी गवर्नर जनरल ने, जैसे गवर्नर जनरल प्लस 3 मेंबर ने किसी मुद्दे पे वोट की, ठीक है। सपोज कीजिए 2-2 वोटें बट गई, 2 हो गई, 2 हो गई, ठीक है, तो टाई हो गया। अब इस टाई को सुधारने के लिए गवर्नर जनरल फिर से एक बार वोट कर सकते थे, यानी कि उनके पास ये कास्टिंग वोट का हक था। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786।
इसमें बोला गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, वो कुछ स्पेशल केसेस में क्या कर सकते हैं, काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं, या काउंसिल की नहीं सुने तो चलेगा, ये बोला गया। और फिर उनको ना, अब ये केस ना सिर्फ यहीं पे है 1786 में, कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनको कमांडर इन चीफ का भी टाइटल चाहिए था। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होने के साथ साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ भी डिक्लेयर किए गए, और कमांडर इन चीफ के जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी डिमांड थे, उनको भी मीट किया गया। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस टाइम पे क्या बोला गया कि जो भी गवर्नर जनरल के पास, अब देखिए पहले पावर थी केवल यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास, कि वही अगर चाहेंगे तो अपनी काउंसिल को डिसीजन में ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन 1793 के एक्ट ने ये बोला कि आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल होंगे आफ्टर द कॉर्नवालिस ऑल्सो, वो भी आगे चल के ओवरराइडिंग पावर जो है ना काउंसिल के खिलाफ, उसको यूज कर सकते हैं। और फिर गवर्नर जनरल जो है उनको और कंट्रोल दिया गया बॉम्बे के ऊपर और मद्रास के ऊपर। इसके अलावा जैसा हमने देखा था कि 1773 में 20 साल की अनुमति दी गई थी ट्रेड करने की कंपनी को, तो अब 20 साल की अनुमति तो पूरी होगी, तो फिर और क्या किया गया, कंपनी की मोनोपोली जो है ट्रेड की, वो और 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई। मतलब अब 1793 से लेकर 1813 तक कंपनी फिर से, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से एक्सक्लूसिव तरीके से इंडिया में ट्रेड करने की हकदार हो गई थी। कमांडर इन चीफ जो थे उनको बोला गया कि वो जो काउंसिल होगी गवर्नर जनरल की, उनका मेंबर नहीं बनेंगे, तब तक नहीं बनेंगे जब तक गवर्नर जनरल खुद नहीं चाहते। क्योंकि देखिए जो आने वाले गवर्नर जनरल हैं आगे चल के, अब वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरह खुद से कमांडर इन चीफ नहीं बनना चाहते, तो कमांडर इन चीफ की एक पोस्ट बना देगी जहां पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेकिन ये कमांडर इन चीफ जो है ये मेंबर हो नहीं होंगे काउंसिल के तब तक, जब तक कि उनको अपॉइंट नहीं किया जाता गवर्नर जनरल के द्वारा। उसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स हैं, उनको जो पेमेंट देना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, जो रिवेन्यू, सिविल्स, पॉलिटिकल मैटर को देखता था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को जो पैसा देना था, पहले वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब वो जो पैसा है वो इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा। आगे बात करेंगे चार्टर एक्ट 1830 के 13 के बारे में, 1813 के बारे में। अब यहाँ हमें समय लगा 1813 में फिर से 20 साल हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म हुए, मतलब फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड की मोनोपोली यहाँ खत्म होती है, तो यहाँ फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई नया डिसीजन लिया जाएगा, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1813 में सबसे पहले कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया के अंदर, उसको एंड कर दिया गया। मतलब अब ये बोला गया कि ब्रिटेन के अंदर जितनी भी कंपनीज बनेंगी वो चाहे तो इंडिया के अंदर आके ट्रेड कर सकती हैं, केवल इकलौती ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं है जो ट्रेड करेगी। ये क्या है, मोनोपोली एंड कर देगी। लेकिन ट्रेड जो है वो सारे मर्चेंट्स के लिए खोल दिया गया, लेकिन जो ट्रेड है चाय को लेकर, टी को लेकर और ट्रेड विद चाइना, ये केवल केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था अभी भी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और साथ में जो ब्रिटिश क्राउन है उसने अपनी सोवरेंटी दिखाई और ये बोला कि कंपनी की जितनी टेरिटरी है अब वो ब्रिटेन की सोवरेंटी के अंदर टेरिटरी आती है, कंपनी की टेरिटरी नहीं है, क्योंकि कंपनी भी ब्रिटेन के ही अधीन है। साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज को ये कहा गया कि वो चाहे तो इंडिया के अंदर आ सकते हैं और लोगों को आके प्रीच कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को इनलाइटन कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट को परमिशन दिया गया कि वो टैक्स लगा सकते हैं लोगों के ऊपर। अब लोकल गवर्नमेंट को क्यों टैक्स का परमिशन दिया गया, क्योंकि कंपनी इतना पैसा खा चुकी थी, गवर्नमेंट इतना पैसा खा चुकी थी ब्रिटेन की, कि उनके पास लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो उन्होंने लोगों को और एक्सप्लॉइट करके बोला कि अगर खुद का डेवलपमेंट करना है तो टैक्स दो, और टैक्स फिर लोकल मैनर पे कलेक्ट करना शुरू कर दिया गया। साथ में लोगों को पनिश किया जाता था अगर वो लोकल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते थे। और वेस्टर्न एजुकेशन की स्प्रेड की बात की गई, किनको ये वेस्टर्न एजुकेशन देना था, इंडियंस को, इनहैबिटेंट्स को। ये कहा गया कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडियंस को देना होगा। कौन सी इंडियंस को, जो ब्रिटिश टेरिटरीज में रह रहे हैं। और ये ब्रिटिश टेरिटरीज कौन सी थी, इंडिया के अंदर वो एरियाज जहां पे ब्रिटिशर्स ने अपना हक जमा लिया था, जैसे बंगाल ब्रिटिशर्स के अधीन हो गया तो वो ब्रिटिश टेरिटरी थी, ठीक है। और ये भी कहा गया साथ में वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर कि कंपनी जो है वो इंडियन एजुकेशन के अंदर लगभग 1 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्ट करेगी। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये एक फाइनल स्टेप था जिसके चलते ब्रिटिश इंडिया ने अपने आप को सेंट्रलाइज कर दिया इंडिया के अंदर। मतलब ऐसे समझिए कि ब्रिटिश पावर जो थी वो पूरे तरीके से हक जमा चुकी थी इस एक्ट को लेकर। मतलब जैसे ये एक्ट आया ना, इस एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना जो हक है पूरे इंडिया के अंदर जमा दिया, अपनी पावर को सेंट्रलाइज कर दिया। यह हक कैसे जमाया, एक चीज करके, पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे उनको कह दिया गया कि अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो यहाँ पे पूरे इंडिया का उनको गवर्नर जनरल डिक्लेयर करके ब्रिटिश जो है वो बन गए जो मुगल्स थे, कि सेंट्रलाइज कर दिया उन्होंने खुद को कि हम ही पावरफुल हैं। और विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने।
और ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बन गई, ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जो उनके पास सिविल और मिलिट्री पावर, हर एक पावर जो है वो उनको दे दी गई। फिर साथ में बॉम्बे, मद्रास के जो भी गवर्नर्स थे, जो भी उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स थी, वो सारी पावर उनसे छीन कर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटली बंगाल और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर या वहां के गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं वो खींच ली गई, उनको उस पावर से डिप्राइव कर दिया गया। साथ में जो भी लॉ इस चार्टर एक्ट के अधीन बनाए गए उनको आगे चल के एक्ट बोला गया, रेगुलेशन नहीं बोला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे ना पीछे तक जो हमने देखा था, ये देखिए चार्टर एक्ट है 1813, लेकिन इसके चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत जो भी फ्रेमवर्क तैयार किया जाता था उसको बोलते थे रेगुलेशन। लेकिन अब 1833 के चलते जो भी फ्रेमवर्क तैयार किया जाता था, जो भी चीजें लिखी जाती थी, कानून लिखे जाते थे, उनको आगे से एक्ट बोला जाने लगा, उनको आगे से रेगुलेशन नहीं बोला जाने लगा। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको बोल दिया गया कि अब ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। पहले क्या थी, कमर्शियल बॉडी भी थी, ट्रेड करती थी, लेकिन अब बोल दिया गया कि ये केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। और जो भी टेरिटरीज हैं यहाँ पे हेल्ड की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अब वो उन्होंने जो हेल्ड की हैं वो अपने मेजेस्टी के नाम पे हेल्ड की हैं, यानी अल्टीमेटली ब्रिटेन की जो क्वीन है उनके नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेरिटरीज हेल्ड कर रखी हैं। डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का उन टेरिटरीज पे कोई कंट्रोल नहीं है। साथ में जो बात की गई, अटेम्प्ट किया गया था कि जो सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है उनके लिए ओपन कॉम्पिटिशन होना चाहिए। इसका अटेम्प्ट लिया गया, लेकिन ये वो नहीं हुआ, फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस चीज को गलत माना और अल्टीमेटली 1833 के एक्ट के चलते ओपन कंपटीशन जो है वो सिविल सर्विसेज में नहीं रखा गया। अब कुछ और पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो 1833 से रिलेटेड हैं, जिनसे क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया। और ये लॉ मेंबर जो है वो फुल्ली जो लेजिस्लेटिव मैन, जो एक लेजिस्लेचर काम करता है ना, इस लॉ मेंबर को वही जिम्मेदारी दी गई कि आप कानून बनाओ जगह जगह चीजों के। अब ये कौन थे, लॉर्ड मैकॉले थे, ठीक है, पहली बार जो लॉ मेंबर बने। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आईपीसी बनाया, सीआरपीसी का फ्रेमवर्क तैयार किया, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये सब इन्होंने इसी के चलते तैयार किया। पर ये है कि लॉ मेंबर जो थे वो भले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, लेकिन लॉ मेंबर के पास वोट करने का पावर नहीं था काउंसिल के अंदर। लॉर्ड मैकेले जो थे वो लॉ मेंबर बने और उन्होंने आने वाले सालों में गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस भी किया। फिर उसके बाद लॉ कमीशन की बात करेंगे। इसी एक्ट ने पावर दिया कि गवर्नर जनरल जो है वो चाहे तो लॉ कमीशन भी अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लॉ मेंबर तो एक ही बार तैनात किया गया, पर उसके बाद क्या, अगर कानून में कुछ फेरबदल करना हो तो क्या, तो इसलिए लॉ कमीशन का टर्म यूज किया गया और ये कहा गया कि एक लॉ कमीशन, सेपरेट कमीशन ही बना दिया जाएगा। वो कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि इंडिया के अंदर जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनको रिसर्च करना, उनके ऊपर कंपाइलेशन तैयार करना, ठीक है। और इंडियन लॉ कमीशन की आगे चल के जो एफर्ट्स हैं उन्हीं से हमारे पास सिविल और क्रिमिनल लॉ का जो कॉडिफिकेशन है या आईपीसी वगैरह वो सब आता है। पहला जो लॉ कमीशन बना था उसके चेयरमैन भी लॉर्ड मैकॉले ही बने थे। उसके बाद ट्रेड मोनोपोली की बात करेंगे। देखिए ये वही एक्ट था 1833 का जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो ट्रेड मोनोपोली दी गई थी 1813 के एक्ट में, कि चाय में और जो चाइना के साथ ट्रेड है उसमें अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी। इस 1833 के एक्ट ने वो मोनोपोली जो है वो भी एंड कर दी, यानी कि अब हर एक कंपनी के लिए ट्रेड ओपन कर दिया गया हर एक तरीके का। हर एक कंपनी चाहती तो टी में भी ट्रेड कर सकती थी, चाइना के साथ भी कर सकती थी। पहले ये ट्रेड केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता था, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अब वो कमर्शियल बॉडी नहीं रह के क्या बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। आपको ध्यान देना है। आगे बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। ये सबसे आखिरी चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट आने शुरू हुए, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चार्टर एक्ट में डिफरेंस क्या है, बस यही समझिए कि 1853 जो है ये वो पीरियड है जब 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। तो 1857 के विद्रोह से पहले जो भी कानून बने वो चार्टर के नाम से बने, लेकिन 57 का विद्रोह होने के बाद डायरेक्टली क्वीन ने अपने हाथ में पावर ले लिया, ब्रिटेन की क्वीन ने, तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन इंडिया आ गया। जैसे ही ब्रिटिश क्राउन के अधीन इंडिया आया तो आगे चलने वाले जो एक्ट बने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से बने, ठीक है। तो 1853 का जो एक्ट था उसमें लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उनको सेपरेट कर दिया गया। अब ये सेपरेट कैसे सेपरेट कर दिया गया, मतलब आप ऐसे समझिए सेपरेट कैसे किया गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, हमने देखा है ना, और इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किए गए थे ना उनको फुल टर्म भी दे दी गई कि वो फुल मेंबर बना दिए गए। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर 6 मेंबर जो हैं
वो लेजिस्लेटिव काउंसलर के तौर पे ऐड कर दिए गए। इसी तरीके से ये लेजिस्लेटिव काउंसलर जो है ये मिनी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाने लगा। साथ में सिविल सर्विसेज का जो कंपटीशन था उसको 1853 के एक्ट ने ओपन कर दिया हर किसी के लिए। या ऐसे समझिए जो आपकी कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज थी, या कोऑर्डिनेटेड माने थोड़ी ऑफिसर रैंक की सिविल सर्विसेज, उनको भी इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया। और साथ ही साथ मैकले कमेटी जो है, ये कमेटी का गठन किया गया सिविल सर्विसेज को मजबूत करने के लिए। ये कमेटी आपकी 1854 में बनाई गई और ये इंडियन सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट के लिए आगे चल के काम करने लगी। और कंपनी का जो रूल है वो इंडियन टेरिटरीज के ऊपर एक्सटेंड किया गया। लेकिन ये सारी इंडियन टेरिटरीज जो थी, इनको कंपनी अगर देख भी रही थी आगे चल के, वो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के नाम से देख रही थी। मतलब असली वारिस जो है वो ब्रिटिश क्राउन को ही रखा गया, ठीक है। और ये कहा गया कि देखरेख अभी कंपनी ही करेगी हमारी टेरिटरीज का, ब्रिटिश क्राउन ने ये बोला। साथ में ये भी बोल दिया कि हम ये साल नहीं बता सकते कि कितने सालों तक ये पावर कंपनी के पास रहेगी। हो सकता है अगले ही साल ब्रिटिश क्राउन कंपनी से सारी पावर छीन लेता, पर अभी के लिए उनके पास कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने बोला कंपनी को कि हाँ जी, अभी आप ही टेक केयर करो टेरिटरीज का, लेकिन वो टेरिटरीज का जो रियल पोजीशन है वो ब्रिटिश क्राउन के पास ही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में लोकल प्रेजेंटेशन जो है इंडियंस को दिया गया, कहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनी थी सेंट्रल लेवल पे, उसमें इंडियंस को भी थोड़ा सा हक दिया गया, इंडियन को भी उसमें शामिल किया गया। और 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर जो थे नए वाले जो नियुक्त किए गए थे, उनमें से 4 जो थे वो लोकल लेवल पे जाके चुने गए। अब ये लोकल लेवल में कोई आम बंदे नहीं थे जिनको चुना गया, ये ऑलरेडी राजा थे, किसी एरिया के नवाब थे, ऐसे समझिए, ठीक है। तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के जो भी आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के उस टाइम पे नोबल्स लीडर्स थे ना, उनको ये वो 4 मेंबर यहाँ पे चुने गए। कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये 4 मेंबर्स चुने गए। लेकिन ये भी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन के ही अधीन थे, ये समझिए, बस कहने को इंडियन थे। अब बात करेंगे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस अंडर द क्राउन के बारे में। अंडर द क्राउन क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे? पहले हमने कंपनी के अधीन देखा, अंडर द क्राउन इसलिए क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हो चुका है। अब जैसे ही 1857 का रिवोल्ट होता है, क्वीन जो है या क्राउन जो है ब्रिटेन का, वो अपने अधीन में सारी पावर इंडिया की ले लेता है। तो आगे चलने वाले जो भी एक्ट एंड रेगुलेशन है वो अंडर द क्राउन है। इसमें क्राउन का रूल जो है वो 1858 से लेकर हमारी आजादी तक 1947 तक चलता है। और सबसे पहला एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जो एक्ट है इसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और उनकी जितनी टेरिटरीज थी उस पर डायरेक्टली ब्रिटेन ने अपना हक जमा लिया, या क्राउन के पास वो सीधी टेरिटरीज चली गई। साथ में रिवेन्यू की पावर जो है, गवर्नमेंट की जो सारी पावर है, वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले ली। तो अब जो इंडिया था वो मैजेस्टी के नाम से चलाया जाने लगा सीधा। मतलब सीधा इंडिया को बोला गया कि इंडिया अब क्वीन के अधीन है। पहले क्या कहा जाता था कि इंडिया जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है और ऑन द नेम ऑफ क्वीन चला रही है, ऑन द नेम ऑफ मैजेस्टी चला रही है। लेकिन अब सीधा बोला गया कि इंडिया जो है दैट इज गवर्नड बाय द नेम ऑफ मैजेस्टी, दैट इज क्वीन। साथ में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो टाइटल था उसका डेजिग्नेशन बदल के वाइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और सबसे पहले वाइस रॉय हमारे यहाँ लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आपका सेटअप किया गया था पहले, वो भी खत्म कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये सब तो तभी बनाए गए थे ना जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म है तो ये भी खत्म कर दिया। साथ में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, एक नया ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये क्रिएट किया गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस के जो मेंबर थे वो ब्रिटिश कैबिनेट से आते थे सीधा, और ये सीधा सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट को जाके रिस्पॉन्स करते थे, या कह लीजिए रिस्पॉन्सिबल होते थे उनको। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए 15 मेंबर की काउंसिल जो है इंडिया के अंदर वो भी बनाई गई, वो उनको एडवाइस करती थी। और ध्यान रखिएगा, असल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इस काउंसिल के चेयरमैन होते थे, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काफी जगह अपनी मर्जी करते थे क्योंकि डायरेक्टली ब्रिटिश कैबिनेट से ही आते थे। साथ में आप ऐसे समझिए कि एसओएस या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एक कंप्लीट बॉडी के तौर पे सेटअप किया गया था। मतलब एक बंदा नहीं था, एक बॉडी बना देगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस 15 मेंबर्स की बॉडी बना देगी। ये बॉडी डायरेक्टली कहीं पे भी जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, ऐसे समझिए, ठीक है। जैसे अगर ब्रिटेन के अंदर इंडिया की कंडीशन के बारे में बताना है ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, तो ये बॉडी जाती थी वहां पे, और कोर्ट में भी इस बॉडी को सू कर लिया जाता था। तो इससे क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको सुपरवाइज करने के लिए एक नई बॉडी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दी गई। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कई बार पावर जो था वो वाइस रॉय से भी ज्यादा होता था, और कंट्रोल जो है वो सीधा इंग्लैंड के हाथ में चला गया। आगे आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, और 3 एक्ट आते हैं 1861, 1892, 1909, ठीक है।
तो ये जो तीनों एक्ट आए ना, ये दरअसल अब इनका नाम इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों रखा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं रखा गया? देखिए, दरअसल 1857 के विद्रोह के बाद थोड़ी सी अकल आई ब्रिटिशर्स को। उनको ये समझ लगा कि अगर हम इंडियंस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे ना, तो 1857 का रिवोल्ट हुआ है, आगे चल के और रिवोल्ट होंगे। तो रिवोल्ट से बचने के लिए उन्होंने ये 3 एक्ट लाए, इंडियन काउंसिल एक्ट। काउंसिल का मतलब कि अब वो जो इंडिया के अंदर काउंसिल्स सेटअप कर रहे थे, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, उन्होंने बड़ी चालाकी से उसका नाम इंडियन काउंसिल रखा और यहाँ ये दिखाने की कोशिश करी कि अब हम अपनी काउंसिल्स में कोऑपरेशन लेंगे, किनका? इंडियंस का। ताकि मतलब ये बोला कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अब वो जो चलेगा वो इंडियंस के कोऑपरेशन से चलेगा। तो थोड़ा सा वर्ड्स का गेम खेला गया। 1861 की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंडियंस को लॉ मेकिंग के साथ क्या किया गया? एसोसिएट किया गया। या ऐसे कह लीजिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी थी सेंट्रल लेवल पे, उसमें इंडियंस को जोड़ने की कोशिश की गई, ठीक है। साथ में कुछ इंडियंस को वाइस रॉय के द्वारा अपनी एक्सपेंडेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी हिस्सा बनाया गया। अब जो इंडियंस वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाके शामिल हुए, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर बोले गए। क्या बोले गए? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो यहाँ पे ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगर तो मैं बोल रही हूँ ऑफिशियल मेंबर किसी भी काउंसिल में, तो ऑफिशियल मेंबर का मतलब कि वो डायरेक्टली ब्रिटेन के मेंबर हैं, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन वाले मेंबर हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कि वो इंडिया से लिए गए मेंबर हैं, ये समझिए यहाँ से, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ के इंडियन मेंबर हैं। तो आगे 1862 जो है उसमें लॉर्ड कैनिंग जो है उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट कर दिया, मतलब उन्होंने 3 इंडियंस को डायरेक्टली अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बनाया। तो क्या ये 3 इंडियंस बहुत पढ़े लिखे होंगे जो इंडिया को आजाद करवाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो नहीं चाहेंगे ना ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने वो 3 इंडियंस चुने जो इनको लगता था कि इनका फेवर करेंगे, मतलब राजा हो गए, नवाब हो गए, उन्हीं को ये उपाधि दी गई। तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, इनको नॉमिनेट कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। साथ में जो लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास की छीन ली गई थी 1833 एक्ट के चलते पूरे तरीके से, उसको दोबारा से रीस्टोर कर दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया, क्योंकि आपकी सेंट्रलाइजेशन शुरू हुई थी 1773 में। सबसे पहले 1773 में ही गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था ना मद्रास और बॉम्बे को, और 1833 के एक्ट ने उसको और मजबूत कर दिया, इनसे सारी पावर छीन ली बॉम्बे और मद्रास से। लेकिन अब दोबारा से इनको पावर रिस्टोर कर दी गई और डिसेंट्रलाइजेशन का फिनोमिना अपनाया गया। कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब में भी सेटअप की गई। तो हम कह सकते हैं यानी कि प्रोविंसेस जो हैं, प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, जिनको हम बोलते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। साथ में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम जो है उसको भी रिकग्नाइज किया। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बना के उनकी जिम्मेदारी किसी को देना। ये आपका 1859 में सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। साथ में वाइसरॉय के पास एक पावर थी कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे, और इस ऑर्डिनेंस को जारी करने के लिए उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात सुनने की जरूरत नहीं थी, अगर उनको लगता था कि इमरजेंसी आ गई है। तो देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल नाम की बनाई गई, और वो 6 मेंबर की काउंसिल थी। 6 में से देखा हमने 4 आपके इंडियंस थे, लेकिन तब भी इनको कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर नहीं दी गई। गवर्नर जनरल को पूरी, वाइसरॉय को पूरी पावर थी कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ओवरराइड कर सकते थे। आगे बात करेंगे 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट की। इसमें जो भी आपके नॉन ऑफिशियल्स थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनकी संख्या बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी दोनों टाइप की लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी ज्यादा थी। ऑफिशियल मेजॉरिटी माने कि ब्रिटिशर्स खुद ज्यादा थे, इंडियंस कम ही थे। नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे सेंट्रल लेवल पे, उनको नॉमिनेट किया जाने लगा। मतलब ऐसे समझिए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो आपकी काउंसिल है उसके अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर चुने जाने हैं, उनको कैसे चुना जाता था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन से चुना जाता था। इसमें बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, फिर प्रोविंशियल लेवल के गवर्नर्स हो गए, ये सब इनकी मदद करते थे, ठीक है। और इसी तरीके से प्रोविंशियल लेवल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके जो मेंबर चुने जाते थे, उसमें डिस्ट्रिक्ट, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, चैम्बर, ये सब नाम देते थे, नॉमिनेशन देते थे, और फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं एक तरीके का इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्योंकि जो सेंट्रल लेवल पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर चुने जा रहे हैं प्रोविंशियल लेवल की या स्टेट लेवल की लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। इसी तरीके से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन चुन रहा है? म्यूनिसिपैलिटी वाले, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिए गए, लेकिन कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन नाम का जो टर्म है वो यूज नहीं किया गया।
तो लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन जो है इलेक्शन का, वो यहाँ पे हमें दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे या इंपीरियल या प्रोविंशियल लेवल पे देखने को मिलता है, लेकिन इलेक्शन का टर्म कभी भी यूज नहीं किया गया। साथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शंस हैं उनको इंक्रीज कर दिया गया, मतलब उनको बोला गया कि आप अब बजट डिस्कस कर सकते हो। बजट का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने 1860 में इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, पर बजट को डिस्कस करते टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई भी वोटिंग का पावर नहीं था, ठीक है। और 1892 का जो आपका एक्ट आया था ना, ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो उस टाइम पे हमारे नेशनल लीडर्स थे एक तरीके से, उनके प्रोटेस्ट के बाद आया था। मॉडरेट्स ने प्रोटेस्ट किया, तब आपका 1892 का एक्ट आया। इनके प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाते हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है उनको पावर दी गई, थोड़ा सा इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार कौन से एक्ट ने इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, तो 1892 का एक्ट होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले इलेक्शन की टर्म को यूज करते हुए ऑफिशियली इलेक्शन कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, तो ऑफिशियल मैनर में 1909 का जो एक्ट है वही आपका इलेक्शन लेके आया था, क्योंकि 1909 में आपके डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। 1892 में तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का टर्म था और इलेक्शन टर्म यूज भी नहीं की गई थी कहीं पे, ठीक है। 1909 की बात करते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो मॉर्ले थे, मॉर्ले और मिंटो, ये आपके दो एक तरीके से आप बोल सकते हैं लीडर्स थे, ठीक है। इन्हीं के नाम से ये एक्ट बनाया गया, इन्होंने ये एक्ट फ्रेम भी किया था। इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे प्रोविंशियल लेवल पे और साथ में आपका सेंट्रल लेवल पे, उन लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो संख्या है उनको बढ़ा दिया, ठीक है। और जो सेंट्रल लेवल था वहां पे ऑफिशियल मेजोरिटी रखी, यानी वहां पे ब्रिटिशर्स ही की संख्या ज्यादा रखी, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो बढ़ा दी गई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी वहां पे इंडियंस की संख्या बढ़ा दी गई, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दिया गया कि वो बजट के ऊपर रेजोल्यूशन जो है उसको पास कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहली बार जो इंडियंस का एसोसिएशन था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, वो बढ़ाया गया। आप ऐसे कह सकते हैं कि इंडियंस को पहली बार, इंडियंस को मैं ऐसे कह रही हूँ कि कोई राजा वाजा नहीं, डायरेक्टली इंडियंस, भले वो लीडर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, ये कंसिडर करते हुए इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वाइस रॉय की, उसमें एसोसिएट किया गया। और सबसे पहले इंडियन कौन से बने जिन्होंने वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया, ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको लॉ मेंबर के तौर पे नियुक्त किया गया। हमने देखा था ना लॉ मेंबर की पोस्ट को परमानेंट कर दिया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पीछे, तो लॉ मेंबर आपके बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। साथ में मुस्लिम्स को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का हक दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। आगे चल के यही सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट जो है ये कम्युनल क्लैशेस कराता है, पाकिस्तान बन जाता है सेपरेट होके। तो देखिए इसमें ये बोला गया कि मुस्लिम मेंबर्स अगर कहीं से चुने जाने हैं तो उनको केवल चुनने के लिए मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे, कोई और वोट नहीं करेगा। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। साथ में कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट इससे लीगलाइज हो जाता है, इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो हैं उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया डिफरेंट कॉर्पोरेशंस को, म्यूनिसिपैलिटी लेवल की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज को, जमींदार्स को। तो ये कुछ जो आपके रिफॉर्म्स हैं ये किए गए। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1919। अच्छा मुझे पेन का कलर थोड़ा चेंज करने दीजिए, रेड करते हैं इसको थोड़ा ना। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। ये आपका 1921 में इन्फोर्स होता है। अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में आई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए आपका ये जो एक्ट है ये तैयार किया गया। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इनको कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेक और चेम्सफोर्ड दो लीडर्स थे जिन्होंने इसको फ्रेम किया था उस टाइम पे। और अच्छा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मॉन्टेक और चेम्सफोर्ड में से वाइस रॉय कौन थे इंडिया के उस टाइम पे। वाइस रॉय इन्हीं दोनों में से थे एक। साथ में सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इसमें सेपरेट कर दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट को गवर्न करने का जो स्ट्रक्चर था ना उसको यूनाइटरी रखा गया। यूनाइटरी माने कि सेंट्रल से ही गवर्न किया जाएगा पूरे इंडिया को, पर सब्जेक्ट सेपरेट कर दिए गए। जैसे कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग बना दिए गए, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में भी कैटेगरी कर दी गई, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की और रिजर्व सब्जेक्ट की। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे वो गवर्नर जनरल और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी प्रोविंशियल लेवल की, वो मिलकर उन सब्जेक्ट को डील करती थी। रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो गवर्नर जनरल, जो प्रोविंशियल लेवल के जो गवर्नर थे, साथ में उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी प्रोविंस में, रिजर्व सब्जेक्ट केवल इन्हीं के द्वारा तैयार किए जाते थे, इन्हीं के द्वारा प्रैक्टिस किए जाते थे। तो रिजर्व सब्जेक्ट को डील करते टाइम गवर्नर जो थे प्रोविंस के, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे।
रिजर्व में क्या आएगा? फाइनेंस, क्योंकि ब्रिटेन वाले ये थोड़ा ना चाहेंगे कि फाइनेंस के लिए प्रोविंस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई है वो उनसे हमें परमिशन लेनी पड़े, क्योंकि उस लेजिस्लेटिव असेंबली में तो अब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है, यानी कि इंडियंस ज्यादा बैठ चुके हैं। तो इससे रिजर्व सब्जेक्ट को सीधा डाल दिया गया गवर्नर की कमांड के अंदर, जो प्रोविंस में गवर्नर थे, साथ में उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, क्योंकि गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के ही अधीन थी, उन्हीं को मानती थी, ठीक है। और साथ ही इस एक्ट ने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज है उसको और इंक्रीज कर दिया। फर्स्ट टाइम में बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब दो हाउस जैसे लोकसभा राज्यसभा ये बना दिए गए। डायरेक्ट इलेक्शंस पहली बार कंट्री में कंडक्ट किए गए। अच्छा, यहाँ एक चीज का डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे हमने पीछे देखा इलेक्शन, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म में सबसे पहले आपके 1892 में हुए थे, लेकिन इलेक्शन टर्म यूज नहीं किया गया था। उसके बाद मैंने आपको बोला कि 1909 में इलेक्शन का जो टर्म है वो यूज किया गया। तो जो फर्स्ट टाइम में फॉर्मली इलेक्शन आपके कंडक्ट जो हुए वो 1909 में हुए, लेकिन 1909 में भी जो इलेक्शन कंडक्ट हुए थे वो इनडायरेक्ट फॉर्म में थे। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ मैं डिफरेंस आपको पीछे क्लियर करना भूल गई थी। तो 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन टर्म कभी यूज नहीं किया गया। 1909 में जो आपके इलेक्शन हुए, इलेक्शन टर्म को यूज करते हुए, वो इलेक्शन भी इनडायरेक्ट थे, यानी कि प्रोविंशियल वाले जो थे वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को चुनते थे, प्रोविंस वालों को आगे म्यूनिसिपैलिटी वाले चुनते थे। डायरेक्ट इलेक्शन अभी तक नहीं हुए थे। 1919 का एक्ट आपका सबसे पहला एक्ट था जिसने कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो कंट्री में करवाए, पूरे कंट्री में। तो मेजोरिटी में जो अपर और लोअर हाउस के मेंबर थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही चुने गए। अब ये डायरेक्ट इलेक्शन में जो वोट देने का हक होता था वो सबको नहीं होता था, जिसके पास पैसा है, एजुकेशन है, उस हिसाब से उनको हक दिया जाता था कि आप वोट कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि विमेन को भी फ्रेंचाइज का जो हक है वो 1919 के एक्ट ने प्रोवाइड कर दिया था। साथ में जो 6 मेंबर हमने देखे थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अब उनमें से 3 मेंबर जो थे वो इंडियंस कहे जाने लगे, मतलब 3 मेंबर जो चुने जाएंगे वो इंडियन होंगे, फिक्स कर दिया गया। लेकिन कमांडर इन चीफ का पोजीशन इंडिया को नहीं दिया जाएगा, इंडियन को नहीं दिया जाएगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 ने केवल मुस्लिम्स को दिया था, 1919 के एक्ट ने उसको सिखों को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को भी दे दिया। जो फ्रेंचाइज होती थी या वोट करने का जो हक होता था, जैसे मैंने बोला, प्रॉपर्टी के बेस पे, टैक्स के बेस पे और एजुकेशन के बेसिस पे दिया जाता था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी कि जो 18 साल से ऊपर है जाके वोट कर दो, ऐसा नहीं था, ठीक है। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का ऑफिस लंदन के अंदर खोला गया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शन थे ना, वो इनको सौंप दिए गए, हाई कमीशन को। साथ में आपका सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में सेटअप किया गया। इसका रिकमेंडेशन ली कमीशन के द्वारा दिया गया था। ली कमीशन एक स्टैट्यूटरी कमीशन था। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि सिविल सर्विस का एग्जाम इंडिया के अंदर कंडक्ट किया जाए। साथ में प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट दोनों को अलग कर दिया गया। इस एक्ट के 10 साल पूरे होने पर ये बोला गया कि एक कमेटी बिठाई जाएगी और वो कमेटी जो है वो तय करेगी कि इंडिया के अंदर गवर्नेंस जो है वो इंडियंस को सौंपनी है कि नहीं सौंपनी, ठीक है। चैम्बर ऑफ प्रिंस ने ये जो स्टैट्यूटरी कमीशन के गठन करने की बात है वो रिकमेंड भी की थी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये स्टैट्यूटरी कमीशन जो है ये चैम्बर ऑफ प्रिंस के द्वारा आगे चल के क्रिएट भी किया जाता है। अब आता है साइमन कमीशन, क्योंकि हमने बोला 1919 के 10 साल बाद यानी 1929 में एक कमीशन बनेगा, कमेटी बनेगी, लेकिन ये 1927 में ही बन जाता है, मतलब 2 साल पहले ही बन जाता है। साइमन कमीशन इसको कहते हैं। साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे। इन्होंने 1930 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी। रिपोर्ट को सबमिट करते हुए बोला डायरकी को खत्म कर दो, जैसे डायरकी 2 सब्जेक्ट जो हमने देखे थे है ना, वो खत्म कर दो। साथ में प्रोविंसेस के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट करनी है। ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसिल स्टेट जो है उनका फेडरेशन सेटअप करना है और कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करना है। अब साइमन कमीशन, पहली चीज तो इंडिया के अंदर इसका विद्रोह हुआ, क्योंकि जितने 7 मेंबर थे वो सारे के सारे वाइट थे, इंडियन को इसमें जमा नहीं किया गया, है ना। और हम जानते हैं कि प्रिंसली स्टेट वाले जो थे वो भी साइमन कमीशन के ही फेवर में थे। तो अब इनकी रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए 3 आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो इंग्लैंड के अंदर की जाती हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी अपनी रिपोर्ट आगे जमा करती हैं और ये रिपोर्ट में बोलती हैं कि ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको रिपोर्ट को बनाने के लिए ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स गए थे, प्रिंसी स्टेट वाले थे और कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में वही वही बातें बोलनी शुरू करी कि कम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, फेडरेशन क्रिएट करना चाहिए। तो ये अपनी रिपोर्ट जो है ये जमा करते हैं, जिसको व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कहा जाता है। और इसी व्हाइट पेपर के
कुछ सजेशंस आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हिस्सा भी बनते हैं। अब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करने की बात की गई और ये भी कहा गया कि जो आपके एससी हैं शेड्यूल कास्ट वाले, उनको भी कम्युनल इलेक्टोरेट का जो वो है प्रावधान वो दिया जाएगा। अब गांधी जी इस बात पे अड़ गए कि अगर एससीज को भी आप कम्युनल इलेक्टोरेट का हक दे दोगे, तो गांधी जी बोलते थे कि एससीज तो आपके हिंदूज के अंदर आते हैं, तो आप उनको अलग नहीं कर सकते। अब इसी चीज के चलते गांधी जी ने क्या किया, विद्रोह किया। अब गांधी जी की बात को समझते हुए आगे चल के क्या किया गया, ये जो मामला था कम्युनल वो देने का, मेंबरशिप देने का या सेपरेट इलेक्टोरेट एससी को देने का, वो रद्द कर दिया गया। आगे हम इसी की बात करने वाले हैं। तो रामसे मैकडॉनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस किए गए 1932 में। ये अवार्ड इंट्रोड्यूस करते टाइम रामसे मैकडॉनल्ड ने ये बोला कि डिप्रेस्ड क्लासेस यानी एससीज जो हैं, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दिया जाएगा। गांधी जी इसके हक में बिल्कुल नहीं थे, तो गांधी जी ने व्रत किया येरावादा जेल पुणे के अंदर। फिर वहां जेल में मिलने के लिए गांधी जी के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए। तो गांधी जी के बीच में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन किया गया। अब यहाँ पे मदन मोहन मालवीय और भी लीडर प्रेजेंट थे, तो ध्यान रखिएगा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में सेटलमेंट किया गया, जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं। अब सेपरेट इलेक्टोरेट इस पूना पैक्ट के चलते एससीज के लिए या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रद्द कर दिया गया, लेकिन एक ज्वाइंट हिंदू इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें ये बोला गया कि सेपरेट जो आपका डिप्रेस्ड क्लासेस है, उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स रखी जाएंगी, अलग से उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। अब रिजर्व सीट रखने का मतलब कि एससी कैंडिडेट जो है वो खड़ा होगा अपनी सीट से, उनको सारे लोग वोट करेंगे। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट कर देते तो अगर एससी कैंडिडेट खड़ा होता तो केवल एससी उसको वोट कर पाते। इसलिए गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस को उसमें नहीं डालना है। और इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, जिसको लोथियान कमेटी कहते हैं, उन्हीं की फाइंडिंग से रामसे मैकडॉनल्ड ने 1932 में ये कम्युनल अवार्ड का कॉन्सेप्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किया था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो साइमन कमीशन की बात समझ लगी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट को आगे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया। अब इन्हीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वाइट पेपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनता है, जिसको आगे देखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ चुका है। इसने बोला एक्ट ने कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, मतलब प्रिंसली स्टेट और जो आपके बाकी प्रोविंसेस हैं, इनको फेडरेशन के तौर पे सेटअप किया जाएगा। फेडरेशन क्या होता है कि सबके पास अपने अपने सब्जेक्ट होंगे डील करने के लिए। 3 लिस्ट बनाई जाएंगी। फिर जो रेजिडरी पावर होगी, ठीक है, वो पावर वाइसरॉय के पास रहेगी। साथ में प्रोविंसेस के अंदर जो डायरकी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, मतलब प्रोविंसेस को आजाद करके ऑटोनॉमस बनाया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस के अंदर वो डायरेक्टली लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। ये 1937 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया गया, लेकिन बाद में 1939 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्यों किया गया होगा? 1939 के आसपास वर्ल्ड वॉर 2 लग जाता है। अगर वर्ल्ड वॉर 2 में भी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली रहती तो इंडिया के अंदर अलग से युद्ध छिड़ा रहता आजादी को लेकर, इसलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इसको रद्द कर दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को। फिर ये बोला गया डायरकी जो है उसको सेंटर लेवल पे अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन कभी अडॉप्ट किया नहीं गया। फिर 11 प्रोविंसेस थे, इनमें से 6 प्रोविंसेस में बोला गया बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, जबकि पूना पैक्ट में ये मना किया गया था। विमेन और लेबर को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी उसको एबॉलिश कर दिया। ये काउंसिल ऑफ इंडिया 15 मेंबर की थी ना, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए बनाई गई थी। साथ में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो पोजीशन था, उनको टीम ऑफ एडवाइजर जारी कर दी गई, एडवाइजरी के लिए कुछ टीम दे दी गई। साथ में फ्रेंचाइज का जो राइट था उसको और लोगों को बांट दिया गया। तो अभी 10% पॉपुलेशन ऐसी होगी थी जिसको वोटिंग राइट मिल चुके थे। साथ में आरबीआई को सेटअप किया गया, उसके एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन लाया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्टेट लेवल पे या फेडरल लेवल पे सेटअप किए गए, प्रोविंशियल लेवल पे सेटअप किए गए, ज्वाइंट लेवल पे सेटअप किए गए। अच्छा, फेडरल माने सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल माने स्टेट लेवल पे, ज्वाइंट माने 2 से ज्यादा प्रोविंसेस का एक साथ कमीशन होना, सर्विस कमीशन। फिर फेडरल कोर्ट जो है उसको एस्टेब्लिश करने की भी बात की गई और 1937 में ये सेटअप किया भी गया। फेडरल कोर्ट जो था वो डिफरेंट प्रोविंसेस के बीच में डिस्प्यूट को डील करता था, उसकी सुनवाई करता था। बर्मा जो है उसको इंडिया से अलग कर दिया गया। अब आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, जब भारत आजाद हो जाता है। 20 फरवरी 1947 को एटली की स्टेटमेंट आती है और वो बोलते हैं कि भारत को 30 जून 1948 को आजाद कर दिया जाएगा। फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती है कि इंडिया जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है इंडिया के अंदर बन चुकी है। तो ये कहा गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, वो उस एरिया में कभी लागू नहीं किया जाएगा जो एरिया उसको अपनाना नहीं चाहता। अब ये कौन सा एरिया था? पाकिस्तान वाला, क्योंकि पाकिस्तान अलग होना चाहता था। तो पाकिस्तान के जो भी प्रोविंसेस थे जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे इंडिया से अलग होके, वो इंडिया के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने,
तो बोल दिया गया मत मानो, ये स्टेटमेंट जारी कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन जो है वो अनाउंस कर दिया था, है ना। तो ये बोल दिया गया कि उन पार्ट में ये लागू नहीं होगा जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो 3 जून को माउंटबेटन प्लान फॉर पार्टीशन जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। इंडिया को इंडिपेंडेंट और सोवरेन डिक्लेयर कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को। 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन जो है वो बने, एक इंडिया का एक पाकिस्तान का, और इनको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का हक दिया गया। वाइस रॉय के ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया। गवर्नर जनरल जो है पाकिस्तान और इंडिया के लिए प्रोवाइड किए गए, और इंडिया ने जो गवर्नर जनरल है वो ब्रिटेन वाले ही रखे। और ये जो अपॉइंटमेंट था गवर्नर जनरल का ब्रिटिश किंग के द्वारा किया गया था दोनों कंट्रीज में, इंडिया और पाकिस्तान में। लेकिन इसके लिए जो कैबिनेट थी, डोमिनियन कैबिनेट इंडिया और पाकिस्तान की, उन्होंने ही ब्रिटिश किंग को एडवाइस किया था। तो वही मेंबर आपके गवर्नर जनरल बने जो कि कैबिनेट ने, इंडिया की कैबिनेट ने बोले थे बनने को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको इंडिपेंडेंट पावर दे दी गई। साथ में कानून बनाने का हक जो है वो दिया गया अलग अलग इंडिया और पाकिस्तान को अपनी तरफ से, मतलब पार्लियामेंट अपनी बना सकते हैं, ठीक है। साथ में ब्रिटिश का कोई भी एक्ट बोल दिया गया कि लागू नहीं होगा 15 अगस्त के बाद से, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, जब तक वो खुद नहीं चाहते हैं, मतलब इंडिया और पाकिस्तान वाले खुद से नहीं चाहते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को खत्म कर दिया गया। ये जो फंक्शन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला, ये कॉमनवेल्थ अफेयर को सौंप दिया गया। साथ में ब्रिटिश की जो पैरामाउंटेसी थी इंडिया की प्रिंसली स्टेट के ऊपर, वो भी 15 अगस्त के बाद से खत्म हो गई। इंडियन प्रिंसली स्टेट जो है उनको पूरे तरीके से आजाद कर दिया गया। और साथ में इंडियन प्रिंसली स्टेट को ये बोला गया कि या तो आप आजाद रहो या इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इंडियन प्रिंसली स्टेट को मजबूरी नहीं थी इंडिया को ज्वाइन करना, वो आजाद भी रह सकते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की समझ से इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ज्वाइन हुए। साथ में ब्रिटिश मोनार्क जो है उनसे उनके हक छीन लिए गए, मतलब ब्रिटेन के पास, किंग के पास जो भी पावर थी ना इंडिया के बिल को वीटो करने की, रिजर्वेशन की, वो सब पावर उनसे छीन ली गई। और जो गवर्नर जनरल के पास बिल रहते थे असेंट या स्वीकृति के लिए, वो बिल अभी भी वो रिजर्वेशन का प्रावधान या पावर जो है वो अभी भी गवर्नर जनरल के पास रखा गया है, लेकिन गवर्नर जनरल उसको कैबिनेट की मदद से ही प्रैक्टिस कर सकते थे। फिर जो प्रोविंशियल लेवल के गवर्नर थे और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये केवल नॉमिनल हेड थे। रियल पावर जो रखी गई वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट के पास रखी गई। साथ में जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया का, किंग ऑफ इंग्लैंड ने जो ये टाइटल ले रखा था, वो टाइटल ड्रॉप कर दिया गया। सिविल सर्विसेज जो है उनमें अपॉइंटमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और जो रिजर्वेशन रखा गया था इन पोस्ट के अंदर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो है इंडिया ने अपनी तरफ से पहले गवर्नर जनरल चुने अपनी डोमिनियन के लिए। साथ में जो नेहरू थे उनको आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पे चुना गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इंडिया की वो 1946 में बनाई गई, और फिर यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आगे चल के पार्लियामेंट के तौर पर भी काम करती रही इंडिया के डोमिनियन में, जब तक कि हमारा नया पार्लियामेंट जो है उसके इलेक्शन वगैरह कंडक्ट नहीं हो गए। तो इसी के साथ हमारे जो डिफरेंट एक्ट्स थे ब्रिटिश क्राउन के अधीन और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप और भी टॉपिक्स मेंशन कर सकते हैं जो आप प्रीलिम्स मस्ट की सीरीज में देखना चाहते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।